धन्यवाद सर। सरजू सर आइए, आप अपनी बात रखिए। जी, प्रश्न वही है, उसी प्रश्न का उत्तर। जी पुनः जी एक बार इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी स्वजाति स्नेही जनों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और जो बात सोहन सर के द्वारा जो सवाल किया गया है उस पे अगर ये देखा जाए तो कुछ कथावाचक जो होते हैं वो कथावाचक लोग अभी हम देखते हैं वीडियो में भी चलाते रहते हैं। और कुछ कुछ बातें उस तरह से फैलाते हैं जिससे कि द्विभाष पैदा हो जाए कि केवट अलग है और निषाद अलग है। ऐसा नहीं है। निषाद वर्ण है, और निषाद वर्ण जो है ये भारत का आदि वर्ण है। आदि पुरुष निषाद की उत्पत्ति जो है, निषाद से ही जो है इस पूरे विश्व की सृष्टि का उत्पत्ति है। यह शिव पुराण के अनुसार आता है। लेकिन जैसे विष्णु पुराण में आते हैं वहां पर राजा वेन के कथा को जो है वहां से शुरुआत कर देता है कि यहाँ से निषाद की उत्पत्ति हुआ, क्योंकि उनके लड़के नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो उनके हड्डी को मथा गया। ये कपोल कथा है। क्योंकि विष्णु पुराण में जो चीज बताया जा रहा है उस विष्णु पुराण के आधार पर जो है राजा वेन को जो है वहां से निषादों की उत्पत्ति को माना गया है। लेकिन निषादों की उत्पत्ति जो है स्वयंभू से हुआ है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि हमारे जितने भी 1800 वर्ष के अंतराल में जितने भी प्रतापी राजा हुए हैं और सृष्टि की उत्पत्ति जहां से हुई है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति में बहुत विवाद है और बहुत तरह की बातें हैं। क्योंकि सनातन धर्म की बात जब आती है तो सनातन लोगों को जो है वह सनातन सभ्यता जो है हमारा है, वह निषाद सभ्यता था जिसे सनातन सभ्यता में परिणत कर दिया गया। एक्चुअल में निषादों की ही सभ्यता को, निषादों की संस्कृति को, निषादों के ही टोटल इसके क्रियाकलाप को, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, आर्थिक परिप्रेक्ष्य हो, या फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य, सब को उन लोगों ने अपना लिया। वेद उन्होंने नहीं लिखा, निषादों ने लिखा। कम से कम यह तो है कि वेद का संकलन जो है महर्षि वेद व्यास जी ने किया। लेकिन वेद लिखा किसने? निषाद वंशियों ने। क्या निषाद अपने को छोटा मान सकता है? ये सोचने और विचारने का विषय है। क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं कौन, क्या और कैसे, ये चीज तो, ये तीन तीन प्रश्न जो है हमेशा सवाल जहन में सभी का आना चाहिए। जो कि चेतना वाले लोग हैं, चेतना से जो चेतना में जो रहते हैं उनके अंदर में ये भावना होनी चाहिए। तो अब बात होती है केवट और निषाद की। केवट और निषाद दो नहीं है, बल्कि एक ही है। और एक ही होने का कारण है कि कुछ लोगों ने उसको बोल दिया कि नथालाल केवट जी जो है वो घाटवार थे, नाव पार कराते थे। और निषाद, गुहराज निषाद जी जो हैं वो राजा थे। लेकिन कतिपय अगर देखा जाए तो चूंकि सतयुग की बात है, रामराज त्रेता युग की बात है, तो राम राज्य के बाद भी बहुत सारे ऐसे युग आए, और उस युग में जैसे द्वापर आया, त्रेता आया, तो उस सब युग में जो है अलग अलग वर्णन दिया गया है। कुछ लोग तो इसको सीधे कहते हैं कि काल्पनिक है, कुछ लोग कहना है कि नहीं, क्योंकि साइंस भी इसी से खोज कर रहा है। तो अगर साइंस के रूप में देखा जाएगा तो हम लोग जितने भी खोज आविष्कार जितना भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों के द्वारा ही लिखित चीज को ही वो लोग शोध करके, संशोधित करके उसका आविष्कार कर रहे हैं। उसमें से जहाज से लेकर के, बल्ब से लेकर के, जितने भी अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं वो सारी चीज आते हैं। अब बात है केवट और निषाद की। तो केवट और निषाद, केवट जाति है और निषाद वर्ण है। जहां तक बात है कि केवट के संदर्भ में, तो केवट एक जाति था। ये जाति की उत्पत्ति जो है ये भी जो है एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जाति की उत्पत्ति कब से हुआ। उस समय जो वेद व्यास जी जो लिखे थे उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि ये जाति का, 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 नहीं। उन्होंने वर्ण कहा था। और वर्ण में उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसका काम ये रहेगा, ये कहेंगे। उन्होंने व्यवसाय के आधार पर जो जो जिस तरह के व्यवसाय करते गए उस उसको उस कोटि में रखा गया।
लेकिन वो ऐसा नहीं था कि अगर यदि कोई सेवा का भाव से काम कर रहे हैं तो उसको शूद्र का के वो विद्वान नहीं होगा, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। सेवा के भाव से रहते हुए भी जिसको शूद्र कहा गया, निम्न कोटि को माना गया, निम्न कोटि कभी नहीं था। कोई भी वर्ण कभी भी निम्न कोटि का नहीं था। ये जब से ब्राह्मणवाद की व्यवस्था हुआ, ब्रह्म को जिसने जान लिया उसे ब्राह्मण कहा गया था। अब ब्राह्मणों ने ये इसको ये स्थापित करने के लिए ये स्थापित कर दिया कि नहीं, जो जन्म से ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मण के कहीं कहीं उपलब्धि नहीं है। और जितना भी आप देखेंगे सब ओबीसी एसटी एससी से ही ऋषि मुनि विद्वान जितने भी मिलेंगे आपको, वो आप एसटी एससी, कौन सा ग्रंथ ऐसा, कौन सा काव्य जो है उनके द्वारा लिखा गया है आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल ये अपने आप को वर्चस्व सिद्ध कर दिया। क्योंकि संस्कृत भाषा अपना करके, और संस्कृत में और आपका अवधि में, ये दोनों भाषाओं में जो है वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, और वो अपना इतिहास लेकिन जानता था कि भाई हमको अपना इतिहास को दोहराते रहना है, ताकि काल काल खंड तक यदि हमको राज्य करना है तो इस इतिहास को हमको बार बार दोहराना है। निषाद वंशियों के साथ ऐसा हुआ कि निषाद वंश ने अपना अपना का जो क्रियाकलाप था, अपना जो हाँ भाई इतिहास था वो भूल गए, आ जा। जिसके चलते, जिसके कारण जो है ये उत्पत्ति हुई। और रह गए भाई भाई बात की राम राज्य में केवट जी को आमंत्रित किया गया था। केवट जी को आमंत्रित किया गया था, तो केवट जी को माने कौन थे? केवट जी को माने किसको? नथालाल केवट जी को आमंत्रित किया गया था। यहाँ कोई द्विभाष नहीं होना चाहिए। हम लोग की सोच में ये वर्णन नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग अलग है। नहीं, अलग कोई नहीं है। अलग किया गया है, एक षड्यंत्र के माध्यम से सबको सबको अलग अलग कर दिया गया। एक ही भाई के, एक ही बाप के बेटे को सबको अलग अलग कर दिया गया, जिसके कारण जो है आज जो है 578 उपजातियों में बट गया। ये एक एक कालांतर में ये हमेशा करते आया है और आज भी वर्तमान में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल उसी समय हो रहा था, नहीं, आज भी हो रहा है। वो आज भी हम लोग के बहुत सारे कुड़ी ऐसी जातियां हैं जिनको जो है अलग करके रखा गया है, और वो भी अपने आप से वो सबसे वंचित है। आदिवासी को हमसे अलग करके रखा गया है। आदिवासी भी अपने आप को हमसे अलग समझता है। जबकि अगर यदि विष्णु पुराण में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो है राजा बेन के हड्डियों को मथा करके एक छोटा सा बौना सा एक ये जो है विष्णु पुराण के ग्रंथ के अनुसार। लेकिन इस विष्णु पुराण से पहले ऑलरेडी वेद और इसका रचना हो चुका था। तो आप जहां हम लोग उसको पाते हैं तो हम पाते हैं कि भाई कि वो किस आधार पे बोल रहे हैं, उसी आधार पे बोल रहे हैं ना। और कथावाचक लोग जो है ये भ्रम फैलाए हुए हैं। कथावाचक जनरली वो कौन से कथावाचक? जो स्वर्ण वर्ण से है, जो ब्राह्मण से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं जाति से। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारे वेद व्यास जी ने कभी इस चीज को नहीं जिक्र किया था। कोई भी अपने कर्म से महान हो सकता है, उन्होंने कर्म की प्रधानता दिया था। और यही चीज आपका कृष्ण जी भी कहे हैं कि आप अपने कर्म से कुछ भी कर सकते हैं, और उस कर्म में आप देखेंगे, आप पाएंगे। तो जो हम जब ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो आपका विश्वामित्र जन्म से आपका क्षत्रिय थे, लेकिन क्या क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बने? उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति नहीं पाई, उन्होंने तो क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया और ब्रह्म को पाया, और फिर ब्राह्मण के शरीर में गए। ब्रह्म को जो जाना वही ब्राह्मण कहलाया था। ये नहीं कि जन्म से जो हुआ था उससे नहीं हुआ था। अब बात आ जाता है, मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं कि केवट और मल्ला और बिंद और चाह, ये इतने जितने भी है, ये क्षेत्रीयता के आधार पर आवंटित करते गए, और क्षेत्रीयता के आधार पर जो है लोगों ने इसको अलग अलग में बांटा गया। जैसे आदिवासी, आदिवासी स्वयं जो है हम लोग आदिवासी ही हैं, और उसमें सबसे पहला आदिवासी निषाद बन के है। आज भी इतिहास उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि निषाद जो है आदिवासी शुरू से है। लेकिन हमारे कारण, निषाद के कारण, हमारे ही कारण जो है, आप अंग्रेज के टाइम में चले आइए, चाहे आप मुझसे पहले के टाइम में चले आइए, आज भी भारत के जितने भी शहर हैं आप पाएंगे कि हमारी जाति का ही जो लोग हैं वो उसको स्थापित करके रखे हैं। कलकत्ता को ले लीजिए, महारानी रासमणी, जिन्होंने रासमणी क्या थी? कैवर्त थी। के जले वर्तते तैसे भाव कैवर्त। जल के परिधि में जो कार्यों को निष्पादित करते हैं उसे कैवर्त कहते हैं। और उन्होंने उनके जो हस्बैंड थे चंद्रदास, चंद्रदास के पिता प्रीतम दास जी,
प्रीतम दास जी क्या थे? प्रीतम दास जी उस जमाने में सबसे बड़ा, समय भी ब्राह्मण लोग बोलते थे कि ये नीच जाति का है, जबकि किसी कीमत में किसी एंगल से वो नीच जाति के नहीं थे। राजा राम जी को बोलते हैं कि वो समाज के सुधारक थे, लेकिन राजा राम जी किसके मित्र थे? चंद्रदास के। चंद्रदास के मित्र थे, और उनको आर्थिक संरक्षण किसने दिया था? चंद्रदास जी ने दिया था। चंद्रदास जी ने आर्थिक संरक्षण देने के कारण जो है राजा राम मोहन राय जो है अपने सामाजिक कल्याण में, जो सती प्रथा का विरोध करने में कामयाब रहा। उनको हर क्षण जो है चंद्रदास के सिपाही, उनका अपना सैनिक था, अपना सिपाही था, अपना सेना था, वो उनको बचाते रहते थे। नहीं तो ब्राह्मण लोग तो उसी समय उनको मारने का तैयारी कर दिया था, उनकी भाभी को जला के मार ही दिया था, कहाँ बचा पाए। लेकिन इनको बचाया, इनको चंद्रदास जी ने बचाया। उस समय जो है इस तरह की घटना होती है। आप एक शहर को नहीं लीजिए, जितना भी आप देखेंगे कि कोस्टल एरिया है, जिसको समुद्री एरिया कहते हैं, तटीय एरिया कहते हैं, जहां जहां समुद्र है, वो सारे मैंने जल जहां जहां जल है उसमें आप मिलेगा कि वहां जो है, आप चल जाइए उसका इतिहास को कबाड़िए, वहां निकले मालूम चलेगा कि यहाँ भी जो है निषाद वंशीय है। और निषाद वंशीय क्या, आप कहीं भी जाइए, मुंबई चले जाइए, मुंबा देवी का है, मुंबा देवी का मछुआरों का शहर है, वो मछुआरों का शहर रहा है। आप चले आइए, आप वहां से कलकत्ता हो गया, मुंबा देवी हो गया, ये चले आइए यहाँ जंगल में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है। लेकिन हम लोग जो है आज के परिवेश में जो लोगों ने जिस तरह से हमको बांटा है, और जिस जो हमारे दिलो दिमाग में ये घर कर दिया है कि केवट अलग, मला अलग, बिंद अलग, चाय अलग, बनपर अलग, मुड़ियारी अलग, ये कहीं से युक्ति संगत नहीं है। चूंकि सरकारी लाभ लेने के लिए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है इन लोगों ने जितना आयोग बनाता ही चला गया, उस आयोग बनाने के क्रम में जातियों की संख्या बढ़ाता चला गया। और किसका जाति की संख्या बढ़ाया? ब्राह्मणों का नहीं। ब्राह्मण लोग अपना एक ही रखा, जब जाति का एक बनाया तो उन्होंने अपना एक ही रखा, ब्राह्मण। राजपूत लोग क्या रखा? राजपूत। वो क्षत्रिय भी नहीं रखा है, क्षत्रिय जाति नहीं है। क्षत्रिय जो है वर्ण है, वो क्षत्रिय जाति नहीं आता है कि क्षत्रिय जाति से है, नहीं, वो लिखता है राजपूत। अब आ जाइए वैश्य, वैश्य में भी जाते हैं तो उसमें उसमें भी बहुत कैटेगरी का है जो व्यवसाय करने वाले। तो हम अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो व्यवसाय हमसे ज्यादा अच्छा कोई किसी ने किया नहीं। हमारा व्यवसाय शुरू से अच्छा रहा है। और सबसे गहरी बात यह है कि हम जहां हैं, जितने भी पुराने काल में जितने भी घटनाएं घटी हैं, चाहे बाइबल का रचना तक, बाइबल के ईसा मसीह जो है, अगर ईसा मसीह चलना शुरू किए थे तो किसके चलते थे? नाव से चलते थे। और नाव का आविष्कार किसने किया था? निषाद वंशियों ने। अगर गौर से देखा जाए तो इतिहास को पलट के देखिए, तथ्य को मानिए। अगर देखिए, अरे भाई पहले तो जलमार्ग था, और जलमार्ग पे जल पर अधिकार एक क्षत्र राज था, एक क्षत्र। उनका अनुभव था, हम लोगों का अनुभव था कि नाव बनाने से लेकर के नाव में कितना पानी है, पानी की गहराई कितनी है, पानी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसका आकलन, इसका साइंटिफिक दिमाग किसके पास था? निषाद वंशियों के पास था, केवट मल्लाहों के पास में था, जिसको अभी विभिन्न जातियों से बांटा गया है। सवाल तो आपने इतना बृहद किया हुआ है कि मैं अगर बोलना शुरू कर दी इसमें तो अनंत भाषाएं चलती जाएगी। और चूंकि सोहन साहब एक ही चीज बोलेंगे कि ये ब्राह्मणों के द्वारा, तथा कथित ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला नहीं, तथा कथित ब्राह्मण जो आज की जाति की उपाधि दिया गया है, उन लोगों के द्वारा, आर्यों के द्वारा, जो मैंने बताया था पहले भी, आर्यों के द्वारा जो है जाति का वर्गीकरण करके हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटा करके हमें पूर्ण रूप से खत्म करके, आप देख लीजिएगा, आप किसी को कुछ क्षति नहीं पहुंचा है। क्षति यदि किसी को पहुंचा है तो वो निषाद वंशियों को, निषादों को। क्योंकि निषाद विद्वान भी थे, निषाद राजा भी थे, निषाद हर चीज थे। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको मिलेगा कि क्या ऐसा कुछ मिला था ऐसा? चाहे वो वीर बहादुर हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्रह्म हो, सबको जानने वाला कौन था? निषाद वंशीय था। ब्रह्म को जानने वाला निषाद वंशीय ब्राह्मण थे। आज भी ब्राह्मण है, ऐसा थोड़े है कि ब्राह्मण नहीं है। आज भी ब्रह्म को जो जानते हैं ब्राह्मण है। चले आइए नीचे, जो क्षत्रिय, तो आज निषाद से ज्यादा लड़ाई किसने लड़ा है? क्या
किसी ने नहीं। कहीं भी किसी क्षेत्र में चले जाइए, अगर पहली लड़ाई कोशिश होता था तो सबसे पहले नदी से, कहाँ, नदी का तट पे आइएगा तभी लड़िएगा। तो नदी पर तट पे कौन रहता था? निषाद वंशीय, मल्लाह, धीवर, कैवर्त, ये सारे लोग निषाद नदी के किनारे रहने वाले लोग थे। और पहला युद्ध लड़ने वाला कौन होता था? निषाद वंशी होता था। क्षत्रिय हम ही है, क्षत्रिय की उत्पत्ति हम ही से है, ब्राह्मण की उत्पत्ति हम ही से है, सब सारे चीजों का उत्पत्ति। लेकिन यहाँ पर जो है, चूंकि भारत के संविधान के अनुसार जब बात आती है, तो भारत के संविधान के अनुसार जब बातें आती है तो ये सब जो सोचने पर विवश हो जाते हैं कि उन्होंने अपना काम करते चला गया और हमें बांटते 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 इतने टुकड़े में बांट दिया है, इतने कि आज हम लोग आपस में लड़ने में तैयार है। कोई मांझी कह के लड़ने में तैयार है, कोई केवट करके लड़ने में तैयार है, कोई निषाद करके लड़ने में तैयार है। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि निषाद वर्ण जो है सबसे उच्च कोटि का वर्ण था और इसी की उत्पत्ति है। और ये केवल यही नहीं, आप पूरे कार्यकाल में देखेंगे तो सब जगह आपको यही मिलेगा। विश्व के किसी कोना में भी चले जाइए, वहां पर भी यदि आप पाएंगे तो मालूम चलेगा कि ये भी जो है ट्रेडिशनल फिशरमैन का ही उत्पत्ति है। आप एक शोध करके देखिए। हाँ, शोध ऐसा होना चाहिए जिसमें मालूम चले कि हाँ क्या चीज है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहां भी आपको इस चीज को मिलेगा। आप कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जहां हम नहीं है? बाकी सब जगह पर सब जाति नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हम ही एक ऐसा है जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और पूरे विश्व में अभी तो हमको अलग अलग, चूंकि भाषाएं अलग अलग हैं, तो हमको अलग अलग रूप से जानते हैं, अलग अलग रूप में मानते हैं। हम चूंकि भारतीय हैं, यहाँ पर निषादों के वर्चस्व है, निषाद के नाम से हम विख्यात हैं, निषाद वर्ण के भी नाम से विख्यात है, वेद के नाम से विख्यात है। लेकिन अगर बाइबल पढ़ेंगे, अगर गुरु ग्रंथ जी पढ़ेंगे, ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, तो उस सारे चीजों में आपको मालूम चलेगा कि ये जो है टोटल जो है ट्रेडिशनल फिशरमैन का ही है, परंपरागत मछुआरों का ही है। और उन्हीं का समाज जो है इतना बृहद समाज है। आज अगर यदि इतना है तो गूगल भी जरा बता दे कि निषादों के इतिहास उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यह सबसे पुराना समाज है, सबसे आदि कालम समाज है। वो भी नहीं बता पाएगा कि निषादों की जो है ऐतिहासिक धरोहर को बताइए, नहीं बता पाएगा, उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए वो भी नहीं बता पाएगा, गूगल भी नहीं बता पाएगा। गूगल भी वहां पर हार जाएगा कि अरे भाई क्या बताएं, वो सीधे बोल देगा कि अति प्राचीन काल का एक जो निषाद का एक गौरव इतिहास है, और उसी से वहीं पे शुरुआत करके अंत कर देगा। लेकिन जब से ग्रंथ वेद और पुराण कुरान ये सब में जाएंगे तो सब जगह पर वो हम मिलेंगे। और यही नहीं, अब विश्व के किसी कोना में चले जाइए उस जगह पर हम मिलेंगे। तो मेरे कहने का आशय यह है कि हमारा जो वर्ण है, जिस वर्ण की व्याख्या मैं अभी कर रहा था, और उस वर्ण में राजा वेन से ही उत्पत्ति नहीं हुई है, उसको केवल विष्णु पुराण के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। अपितु जैसे ही शिव पुराण में जाएंगे वहां कुछ और है। तो पौराणिक आधार पर तो अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन वेद जैसे जाएंगे तो वेद में आपको वर्णन मिलेगा, पंचम वर्ण मिलेगा। और उस पंचम वर्ण में आज मैं आप लोग को बता ही देता हूं कि उसमें कितने कितने कहाँ कहाँ पर कब 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 को बोला गया है, और ये पंचम वर्ण क्यों माना गया वेद के आधार पर। तो मैं एक एक करके आज बताता हूँ, क्योंकि ऋग वेद में क्या है, साम वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। केवल धारा और सूत्र बता दूंगा, बताते चला जाता हूँ। यह संकलन करने में भी बहुत ऋग वेद के आते हैं तो ऋग वेद मंडल 1 सूत 7 ऋचा संख्या 8 में पंच शब्द से निषाद का अर्थ लिया गया है, जो वर्ण व्यवस्था में एक स्वतंत्र पंचम वर्ण है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वेद का रहा है। ऋग वेद का मंडल 1 सूत 7 ऋचा संख्या 8, उसमें यह वर्णित है। क्योंकि अब संस्कृत यदि बोलने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, खाली हम थोड़ा थोड़ा सूत्र बताते चल जाते हैं। दूसरी बात है, फिर उसी ऋग्वेद में जो है आदिति के वर्णन में ऋग्वेद में मंडल 1 सूत 89 ऋचा संख्या 10 में लिखा गया है कि निषाद जो पंचम वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका 5वां वर्ण निषाद माना गया है। ये भी एक श्लोक है, श्लोक पढ़ोगे तो फिर आपको समय लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को हम केवल बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर लिखा गया। ऋग्वेद का दूसरा, ये 2 हो गया। अब आते हैं ऋग्वेद में ही,
ऋग्वेद मंडल 2 सूत मंडल 2 और सूत जो है 2, इसमें फिर यहाँ पे आया हुआ है, फिर उन्होंने लिखा हुआ है वर्णों के समान मान करके निषादों के वर्णों के समान मान करके दृष्टि से परिपूर्ण काम करता है। और ये इंद्र की प्रार्थना थी कि पंचम वर्ण को, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये पंचम वर्ण, ये इंद्र से भी प्रार्थना किया गया था, उसमें भी ऋग्वेद में वर्णित है। ये ऋग्वेद में भी मंडल 2 सूत 13 और ऋचा संख्या 10 फिर उसमें वर्णित है। क्योंकि संस्कृत में सारा चीज है और हम संस्कृत को बखान करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो बोलिएगा तो मैं संस्कृत के साथ में उसका अर्थ बताता चला जाऊंगा, लेकिन यह कथावाचक के लिए एक उपाय मिल जाएगा और वो कथावाचक फिर से बोलना शुरू कर देगा। इसको रखा गया है। इसी तरह से फिर आते हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद मंडल 2 सूत 34 और ऋचा संख्या 14, इसमें भी उन्होंने कहा गया है कि पांचवा वर्ण निषाद है, पालक के रूप में संरक्षण देने की प्रार्थना की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निषादों की यज्ञ जैसी पवित्र कार्य को सम्मिलित होने के लिए आदर के साथ वाचक होने का गौरव प्राप्त रहा है। ये हम नहीं कर रहे, ये वेद कह रहा है, वेद का ऋचा संख्या सब कह रहा है, और जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं कि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे अग्निदेव, आप सभी पंच जनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद के समक्ष घर घर आप प्रतिष्ठित हैं। उस समय के निषाद चारों वर्णों के अर्थ के समान अग्नि की उपयोगिता को भली भांति जानते थे, अनेक कार्यों को संपादन में उसका व्यवहार करते थे, जिसके कारण संकलित ऋग्वेद के मंडल 7 सूत संख्या 15 ऋचा संख्या 2 में यह वर्णित है। अब ये संस्कृत थोड़ा हम बोल ही देते हैं। यह पंचम वर्ण स्त्री निषाद दमे दमे गृह पूर्वा। तो इस तरह का पूरे वेद में, ऋग्वेद का भी हम केवल बता रहे हैं, ऋग्वेद में कहां कहां पर हम लोग को पंचम वर्ण में रखा गया है। अब आता है कि उसी इंद्र में फिर जो है ऋग्वेद में ही कहा गया है, ऋग्वेद मंडल 8 सूत संख्या 63 और ऋचा संख्या 7, उसमें भी ये पंचम वर्ण को मान करके ये कहा गया है कि यही पंचम वर्ग जो है, जिसको कि सभी वर्णों से श्रेष्ठ मान के क्या है, अग्निदेव के आधार पर भी। तो साथियों, और सारे वेदों का मेरे पास में वर्णन है, और सारे वेदों के साथ में ऋचा संख्या के साथ में पंचम वर्ण का ये उल्लेख जो है उसमें है। और इसी पंचम वर्ण को तथा कथित ब्राह्मण वो है नहीं, ब्रह्म को जो जानता है वो कोई ब्राह्मण हो सकता है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी बन सकता है। और उसमें बने हैं रविदास जी बने हैं, वो ब्राह्मण थे, शूद्र कोटि में थे, लेकिन क्या वो ब्रह्म को जान गए, वो ब्राह्मण को कहलाए। तो उसी तरह से सारे ये चीज होता गया है। उसी कालखंड के आधार पर यदि हम पाते हैं तो सबसे उच्च कोटि के यदि थे निषाद, और इसी निषाद वर्ण को खत्म कर दिया गया। कंक्लूजन में हम जब आते हैं तो चूंकि ये तो खाली ऋग्वेद का बता रहे थे अभी हम, और सारा है, बहुत सारा है, फिर सामवेद में भी है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है। जिस वेद में भी आप जाएंगे जहां पर आपको मिलेगा कि ये आप लोग एलोपैथिक, आयुर्वेद में जैसे चाहेंगे तो वहां मिलेंगे हम ही। जितने ऋषि की उत्पत्ति हुई है सब हम ही के द्वारा हुआ है। मैंने एक बार आप लोग को पहला, शायद आप लोग को याद नहीं है, या फिर एक बार मैं फिर दोहराता हूँ कि जिस तरह से मैंने अभी बताया उसी तरह से उस काल में, उस प्राचीन काल में किस किस नदी का क्या क्या नाम, नदी को ही नाम नहीं दिखाते हैं, और ये जितनी नदी घाटी की सभ्यता जितनी भी हुई है उस सब का सब निषाद, जितने भी वर्ण है निश्चय नाबूद किया गया है, हम पे रखा गया है। आज हम ST/SC की लड़ाई के लिए भटक रहे हैं और भूल गए हैं कि ये संस्कृति सभ्यता हमारा है। पूरा विश्व जो है
हमारी संस्कृति सभ्यता के नियम कानून पर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जैसा कथन है कि ये सारे जो है कुछ अपने लोग कहते हैं कि ये सब तो है काल्पनिक है, और काल्पनिक में क्या भरोसा करना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने शोध हो रहे हैं इन्हीं काल्पनिक किताबों के आधार पर ही हो रहे हैं, और उसी शोध के आधार पर आज आविष्कार हो रहा है, और उसी शोध के आधार पर जो है पूरे विश्व में जो है एक एक चीज की उत्पत्ति जितना भी हुआ है वो पौराणिक काल में पहले हो चुका है, और उसी आधार पर जो है आज आविष्कार करके उसी को सब पा रहे हैं। अब मैं इसको एक बार बता देना चाहता हूँ कि किस किस युग में किस किस नाम से हमारे प्रागैतिहासिक काल युग में जो है क्या क्या नाम था हमारे नदियों का, हमारे मंदिरों का। अब ये सारे चीज हमारे वर्णन में है, जिसमें आस्की नदी है, उचानक है, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ स्थान है कश्मीर में, जो अभी जो कश्मीर के पश्चिमी स्थित में है। यह निषाद वंशियों का क्षेत्र रहा है। निषाद क्या है, उज्जानक, पहले ये प्रागैतिक काल में था उज्जानक, लेकिन अभी जो है सिंधु घाटी का नदी के किनारे जो बसा हुआ क्षेत्र है जो कश्मीर में है वो वो निषाद वंशियों का क्षेत्र है। अब आता है मछुआला किनारे निषाद के वास स्थान होने के कारण जो है इसे लोकप्रिय हुआ और बंदरगाह बना, जिसे आज के जात में मछलीपट्टनम के जानबे सबको जान रहे हैं। विंध्याचल पर्वत, जिसको विंध्यवासिनी देवी का नाम ये विंध्य लोगों का अपना कुल देवी था, और विंध्य बन क्या, निषादों के कुल देवी था। निषादों कुल देवी को उन्होंने उन्होंने अपना करके और वो पूजा करना लग शुरू कर दी, जिसके कुल देवी हमारे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिंद के मंदिर है, जो बिंद की उपजाति है, ये बिंद है जो इसकी उपजाति है, उसकी कुल देवी थी, पूजा स्थल था। इस पर जो है संप्रांति प्रागत हर जितने मंदिर मस्जिद है, जिसका हम लोग विरोध भी करते हैं, बहुत विद्वान लोग विरोध भी करते हैं, जितने मंदिर बना हुआ है वो सारा मंदिर जो है उसके बपोती नहीं है, सारा निषाद वंशियों का है। आप एक जैसे ही उसके इतिहास में जाएंगे ना तो मालूम चलेगा कि ये राजा जो था ये किस वंश से था, मालूम चलेगा निषाद वंश से था। और उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ था, तुमने निषाद वंशी के द्वारा हुआ है। ये कटु सत्य है। आप कोई भी इतिहास को उठा के बोलिएगा कि इसके बारे में बताइए, मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये तो नहीं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग के मन में जहां जहां सवाल उठता है उस सवाल को मैं जरूर हल करने का प्रयास करूंगा। अब आता है गंगा। गंगा नदी जो जिसके बारे में बोल रहे हैं, गंगा नदी जो प्रत्यक्ष रूप से निषादों के द्वारा नामांकन दिया गया है। अगर ये इसका जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे एक निषाद बांसुरी पुस्तक भी लिखे हुए हैं हमारे निषाद के द्वारा, उसको एक बार पढ़ के देखिए तो अब मालूम चलेगा कि गंगा क्या है। कपिकुल्ला, कलिंगा उड़ीसा में उत्तर प्रदेश में एक नदी का है, जिसके तट पर जो है निषाद नृप की राजधानी थी। अब ये कौन जानता है कि कपिकुल्ला जो है प्रागैतिक काल में कपिकुल्ला था। आज उड़ीसा का जो है एक प्रदेश है जिसमें जो है निषाद का राजधानी हुआ करता था, कलिंग। अब कन्याकुमारी, कन्याकुमारी निषाद निषाद कन्या पार्वती के नाम पर इसका नामांकन हुआ है। निषाद कन्या जिसको पार्वती कहते हैं उसको किराती भी कहा गया है। और मैंने बार बार कहा है कोल भील द्रविड़ किरात, ये कोल भील द्रविड़ किरात जो है यही जो है किराती जो है हमारे निषाद वंशीय है, और वो भी हमारे वंश से बिलोंग करती थी, जिसको जिसके नाम से कन्याकुमारी का नाम पड़ा हुआ। हम बोले थे कि भारत के किसी कोना उठा के लीजिएगा मान चले के निषाद वंशियों का है। किष्किंधा, तुंगभद्र नदी पर उत्तरी तट पे आज वर्तमान में किष्किंधा, जिसको प्रागैतिहासिक काल में हम लोग किष्किंधा कहते थे, वो तुंगभद्र नदी का उत्तरी तट है, जहां निषाद की बहुत बड़ी संख्या में रहती है। कारण निषाद सागर नदी एवं जलाशयों के समीप रहने वाली मानव जाति है। मानव जाति इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि भाई सबसे उत्तम निषाद वंशी था और वही थे। अब आता है कृष्णा, वेन, कृष्णा और कृष्णा नदी, जिसको आप लोग अभी वर्तमान में जान रहे हैं कृष्णा नदी के नाम से। ये वो दक्षिण भारत में है जहां निषादों की राजधानी है। अब आइए दंडकारण्य, विंध्याचल पर्वत के गोदावरी तक, विंध्याचल पर्वत से लेकर गोदावरी तक का ये विस्तृत भूभाग है जो निषादों का
था। तो आप पूरा देखेंगे कि मालूम चलता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आप जहां जाएंगे वहीं मिलेगा। अब आइए द्रविड़। द्रविड़ प्रदेश जो है, चूंकि द्रविड़ ऑलरेडी निषाद वंश का ही एक भाई है, मतलब 5-4 भाई हुए, 4 भाई में से एक भाई जो है द्रविड़ हुए। और इस द्रविड़ में यह मुख्य रूप से जो है आज के डेट में आज यहाँ है, मुख्य रूप से द्रविड़ों, असुरों और दासियों का, आदिवासियों का, निषादों का वास स्थल है द्रविड़ प्रदेश। अब आता है पारी यात्रा। ये पुरानी काल में पारी यात्रा था, लेकिन विंध्याचल का पश्चिमी भूभाग जहाँ विंध्य जाति का निवास और कर्म भूमि रहा है, विंध्य निवासों की विंध्य निषादों की एक उपजातियां हैं, जो वो निषाद ही है, केवट ही है, मल्लाह ही है, जिसको कि एक ये पारी यात्रा के रूप में जाना जाता था, विंध्य का पश्चिमी भूभाग को। अब आता है बिंदुसार। ये गंगोत्री नदी के से 2 मील की दूरी पर एक कुंड है बिंदुसार, जिस पर निषाद ऋषियों का झोपड़ी नुमा पर्ण कुटिया थे, और जहां केवल निषाद ऋषि ही रहा करते थे। अब ऋषि भी हम ही लोग थे, मुनि भी हम ही लोग थे, ब्राह्मणों ने इसको जो है अपना करके हमें निस्ते नाबूद करने का काम किया। मद्र, रावी और चिनाव नदी के मध्य में वह भूभाग है जहां आदिवासियों और निषादों का राजधानी हुआ करता था। मल्ला, मल्लाह नहीं, मल्ला, केवल मल्ला, मगध का निकटवर्ती स्थान जहां मल्ला, जिसे मल्लाह जाति का भी प्रमुख आवास था, जिसे मल्ल युद्ध में पारंगत था, मल्लाह निषाद शब्द का पर्यायवाची रूप में माना जाता था। वनसन तीर्थ सरस्वती नदी के विलीन होने पर रेतीला बालुकायम स्थान, जहां तरबूज, खीरा, ककड़ी, साग सब्जी आदि की खेती होती है, जिस पर अधिकांश निषाद ही वास करते हैं। अब आइए बिपाशा। व्यास नदी को ही बिपाशा नदी उस समय कहा जाता था। अब बिपाशा नदी भगवान वेद व्यास के नाम पर व्यास नदी का नामकरण हुआ था, और यह पुरानी काल से ही दिया गया था यह नामकरण, लेकिन इसका प्रागैतिहासिक नाम था बिपाशा। वैतरणी, जिसको आप लोग वैतरणी करके बोलते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। वैतरणी उस समय उस प्रागैतिहासिक काल में कहा गया, लेकिन आज वही उड़ीसा स्थित कटक नामक सागर के पास बहने वाली बेतवा नदी को ही वैतरणी नदी कहा गया था। बेतवा यहाँ के मूलवासी निषाद वंशीय हैं, निषाद वर्ण के लोग हैं, निषाद वंशीय हैं। इसके साथ अब आता है शिवकांची। दक्षिण भारत में कृष्णा और पोरल नामनी नदियों का मध्यवर्ती शैव तीर्थ स्थान है। यह शैव तीर्थ स्थान निषादों का आदि भगवान शिव के नाम पर स्थापित है, इसीलिए इसको शिवकांची कहा गया। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में क्या कहा गया? शिवकांची। और वर्तमान में क्या कहा जा रहा है? तो ये जो भगवान के शिव भगवान का आदि स्थल है, इसलिए मूलतः जो है इन्हें तीर्थ स्थल के रूप में माना गया है, जो 2 नदियों के बीच में है, कृष्णा और पोलर, ये दोनों नदी के बीच में। अब आता है शतद्रु। पंजाब की यह प्रमुख नदी है शतद्रु। प्रागैतिहासिक काल में कहा गया शतद्रु, वर्तमान में सतलज। ये वर्तमान में जो है सतलज को ही शतद्रु कहा गया था। इसके किनारे रहने वाले जितने भी निषाद वंशीय मिलेंगे। अब आता है सिंधु। सिंधु उस समय गया था, लेकिन सिंधु आज भी है, इसका नाम चेंज नहीं किया गया है। यह सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य रहने वाले सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ प्राचीन काल से बहुत से अवशेष मिलेंगे जो निषाद वंशियों का है, और निषाद की संस्कृति को उत्कर्ष का घोतक भी है। अगर आप चले जाइए सिंधु घाटी में, तो आपको मालूम चलेगा कि निषादों की जितनी संस्कृति उत्कृष्ट थी, उसका घोतक भी यही है, सिंधु घाटी। अब है सिंगवेरपुर। सिंगवेरपुर के बारे में आप लोग क्या बताना? सिंगवेरपुर के आप लोग अगल बगल में सब हैं, आजू बाजू में। सिंगवेरपुर प्रागैतिहासिक काल में कहा गया था, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में स्थित शिगनौर नामक समृद्ध ग्राम है, जिसे यहाँ सिंगवेरपुर गुहराज निषाद जी का राजधानी था, जो आप लोग सबको जानते हैं। सिंगवेरपुर के बारे में बोलना भी उचित नहीं है। मत्स्य प्रदेश यह जो है जयपुर और अलवर दोनों से मिला मुला भूभाग है, जिसको मत्स्य प्रदेश मल्लाहों का प्रमुख भूभाग कहा जाता था। आज वर्तमान में कहा जाता है। आबादी मत्स्य व्यवसाय के लिए यह मध्य प्रदेश बहुत अच्छा आगे था,
और बहुत ही सबल था, उच्च कोटि के था। मेरे कहने का अब तो संख्या बढ़ती जाएगी तो बहुत सारा है और मैं बोलता रहूंगा, तो उससे अच्छा है कि यही से कंक्लूजन करते हैं कि भाई आप इतिहास को एक बार उठा के जरूर देखिए, तो आपको मिलेगा। और कल्पना जो कहते हैं कि काल्पनिक काल्पनिक है, कल्पना नहीं है, वो सारा चीज यहाँ आज भी वर्तमान में मौजूद है, और वो वर्तमान में मौजूद है। और निषाद वंशियों का है, निषाद वर्ण का है, निषादों का है, और निषाद वंशियों का ही उत्पत्ति सारे समाज के लोग हैं, चाहे जो भी हो, जितने भी लोगों की उत्पत्ति अगर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि साहब निषाद वंशीय है। हाँ, उसमें से जो जो काबिल हुए। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता है, आप लोग ये ध्यान में देखने की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने ऐसा मनुस्मृति बनाया, एक ही किताब लिखा है ब्राह्मण, वो लिखा है मनुस्मृति, एक ही किताब, और उसमें क्या कहता है कि महिलाओं को और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। लिखने वाला को तुम क्या मानते हो? जिसने लिखा, जिसने संकलित किया, उसको आप क्या मानते हो? वो लिख सकता है, संकलित कर सकता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता है। महिलाएं पढ़ नहीं सकती है। ये मातृ प्रधान देश था, और इसको जो है पृथ्वी प्रधान देश बनाया गया। ये पहले माता के नाम से जाना जाता था। लेकिन साथियों, मेरे कहने का मेरे पूर्ण निष्कर्ष जो है एक ही है कि एक उच्चतम संस्कृति सभ्यता वाला क्षेत्र यदि कोई था तो वो निषाद वर्ण था, जो जम्बो द्वीप के आधार से, जहाँ जम्बो द्वीप से ही हम लोग मान के चलते हैं भारत में, अगर और यही जम्बो द्वीप के अधीश्वर हुआ करते थे। और इस जम्बो द्वीप को उन लोगों ने मिटाने का काम किया, और जम्बो द्वीप के मिटाते मिटाते उनकी संस्कृति सभ्यता को मिटाते 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 उनके वर्ण को समाप्त कर दिया गया। आज की डेट में अगर यदि कहते हैं कि पंचम वर्ण है, तो बोलता है कौन बोलता है, चारे वर्ण तो हो भी किया था, पांच वर्ण कहाँ से आ गया, ये तर्क दिया जाता है। तो उनको मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से आइए आपको मैं बताता हूं कि पंचम वर्ग कहाँ था, कब था, क्या था। ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों जिस वेद की बात करता है उसी वेद की ऋचा संख्या और मंडल और सूत संख्या के साथ में मैं उनको बताऊंगा कि वेद खोलो, उठा के पढ़ो, मालूम चलेगा तुमको कि निषाद वंशीय है, और निषाद वंशी का ही उत्पत्ति है। और इसी से लेकिन आज का जो वर्तमान समय जो है, वर्तमान स्थिति जो है, वो वर्तमान स्थिति हमारे सबसे सबसे निम्न कैटेगरी में आता है। उच्च श्रेणी को छोड़ते हुए अब हम जो है आदिवासी का हम मांगने लगे हैं कि हमको आदिवासी बनाइए, हरिजन बनाइए। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार देश चलता है, तो भारतीय संविधान में किसको आरक्षण मिला हुआ है? हम अपने सारे चीजों से वंचित होते चले गए। हमारी एक भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सब चीज हमारा छीनता चला गया, सब छीन गया। आज के परिवेश में आर्थिक जो एक स्रोत था, अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने क्रिमिनल ट्राइब टैक्स बना करके सबसे पहले हमारे आर्थिक स्रोत को खत्म किया। आर्थिक स्रोत में क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या कानून बना दिया। नॉर्दर्न फिशरीज एक्ट, नॉर्दर्न फेरीज एक्ट, नॉर्दर्न फॉरेस्ट एक्ट, नॉर्दर्न माइंस एक्ट, ये चार वो कानून बना करके चारों आय का स्रोत खत्म कर दिया गया निषाद वंशियों का, निषादों का। वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ। और उसी का धर्रा पर अभी जो है वर्तमान सरकारें चल रही है, और वो भी चाहता नहीं है। क्योंकि हम लोग क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से निकलने के लिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अभी वर्तमान सरकार में भाजपा की कोई सरकार हो, वो जवाहरलाल नेहरू भी गलती किए हैं। उन्होंने तो खुद हम लोग को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से राजेंद्र प्रसाद जी ने आजाद कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, वैसे ही 50 में संविधान लागू होने से, संविधान के लागू होने के 50 में लागू होने के बाद में जो है कि तुरंत इस कानून को पूरा लागू करा दिया। वो क्या कहते हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला ना ना ना, इस कानून को अभी रहने दीजिए, अभी जेल से सबको बाहर नहीं निकालिए। और हम क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के चलते आ गए। 1952 में जब इलेक्शन हुआ, जीत के आए, तब 31 अगस्त 1952 को हम लोग पूर्ण रूप से आजाद हुए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से, जाति से, क्रिमिनल जाति से हम लोग आजाद हुए 31 अगस्त 1952 से। तो साथियों, कहने का आशय यही है कि चूंकि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश के संविधान के अनुसार ही हम अपने कार्यों को संपादित करेंगे। अब हमारा इतिहास कुछ भी हो, हमारा इतिहास जहाँ हो, लेकिन हम अपने इतिहास को अपने संजो कर नहीं रख पाया। और हमारे विद्वान लोग जो है अपने ही समाज की बुराई करने पर तुले रहते हैं। तो मुझे कभी कभी अफसोस लगता है कि अगर यदि काश इनको अगर सच्चाई की जानकारी होता है कि हम ही जो है सबसे श्रेष्ठ थे, आज हमको वंचित कर दिया गया, आज हमको उपेक्षित कर दिया गया है।
जहाँ जहाँ, ऐसे तो हम लोग 18 प्रदेश में, कहीं एसटी में, कहीं एससी में, इसका भी वर्णन मेरे पास में है कि कौन कौन प्रदेश में एससी में है, कौन कौन प्रदेश में एसटी में है। मैंने उसको भी लिख के रखा हुआ है। और एक ये सवाल और, कि हमने जो बताया था लिख के रखा हुआ, नहीं डाला, क्षमा करेंगे सोहनलाल सर, हम नहीं डाल पाए हैं, इसके लिए हमको खेद है। क्योंकि सर्विस में नौकरी करते हुए इस तमाम चीज़ों करता हूँ, और इतना भागदौड़ जिंदगी में है कि हम उसको फोटो खींच के आज जरूर डाल के आपको स्पेशल जरूर भेज दूंगा। आज फोटो खींच के मैं कोई बात जरूर नहीं दूंगा। सर, वो होता है, समय व्यवस्था के कारण हो जाता है, इसको मत न लीजिए। हम हमारे पास भी लोगों का ऐसा होता है। ये है कि समाज में उठता बैठता आदमी तो चर्चा करते हैं, जितना हमको जानकारी उतना बताता है। मैंने लिखता भी हूँ, तो लिख लिख के आप पढ़े भी होंगे पहले भी। धन्यवाद तो सर। उसके लिए क्षमा मैं की इतना ही बोल के आवश्यकता अपनी नहीं। वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए।